तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बायन एक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यू से रिलेटेड, यानी कि लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस करता है 2025 का नीट का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को डिस्कस करा था। और आज भी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड ही क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं इन द 2024 में नीट के अंदर आने वाले जितने भी क्वेश्चन हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जब हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बेसिकली है आपका 11th क्लास के ह्यूमन फिजियोलॉजी जो यूनिट है उसका सबसे लास्ट का जो चैप्टर है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उसके अंदर आपके हार्मोन्स के बारे में बता रखा है। डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो बेसिकली अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन। मतलब इन चार ऑप्शंस में से चार हार्मोन्स के नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है जो स्टेरॉइड नेचर का नहीं है। स्टेरॉइड नेचर का कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो आपका लिपिड नेचर का है। कैसा है? लिपिड नेचर का। लिपिड नेचर का कह दे या फिर हम उसे बोले वो लाइपोफिलिक है। लाइपोफिलिक होने का मतलब क्या है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकता है। इजीली क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक, ये बात आपको ध्यान रखनी है, हाइड्रोफोबिक। अब कॉर्टिसोल हार्मोन, ये भी आपका स्टेरॉइड नेचर का है। प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो ये भी आपका एक स्टेरॉइड नेचर का है। टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये भी आपका एक बेसिकली स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन है। ग्लूकागॉन की बात करें तो ग्लूकागॉन आपका प्रोटीनिशियस नेचर का है। प्रोटीनिशियस नेचर का कहने का मतलब क्या है कि ये जो हार्मोन्स है ये डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड को मिला करके कंबाइन होकर के बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये बेसिकली मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, जो चैप्टर है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला, जिसमें आपने ब्रेन के बारे में स्टडी करा है कि ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी कर रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ बातें जो है वो कॉमनली याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सेरेबेलम की बात करते हैं, सेरेबेलम के बारे में हम 9th-10th क्लास से ही पढ़ते हुए आते हैं। सेरेबेलम बेसिकली क्या करता है, वो बॉडी के पॉस्चर को और बैलेंस को मेंटेन करता है। बॉडी के अंदर ओवरऑल जो बॉडी पॉस्चर होता है और बॉडी बैलेंसिंग को मेंटेन करता है कि आपका जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरह ही रहना चाहिए, एक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। तो बेसिकली जब हम बात करेंगे, जैसे डी का हो गया फर्स्ट। अब इस डी के फर्स्ट को मैं हमेशा से बोलता हूं मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले जो आता है आपको वो देखिए। अब डी का फर्स्ट कहां पे दे रखा है? डी का फर्स्ट दे रखा है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोग चेक कर लेना चाह करके, 110%, 110% आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ अ मेथड कि आप बहुत जल्दी इजीली सॉल्व कर सकते हैं मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given below statement one is labeled as a assertion and another one is labeled as a reason. assertion क्या कहता है? FSH act upon the ovarian follicle in the females and the leading cells in the male. अच्छा, बहुत ही गलत सवाल है। जबकि हमें पता है, बायोरेक्टर से आप पढ़ते हो तो आपको हार्मोन का तो इतना अच्छा कंसेप्ट बताया गया है कि FSH जो है, FSH और LH, L फॉर लीडिंग सेल्स, इनका दूसरा नाम क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स। ठीक है, और इन्हीं का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। एफएसएच हार्मोन्स कहां वर्क करता है? ये बेसिकली सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स पे। यहां पे एस आता है, इसके अंदर एस आता है, तो इट्स मीन सर्टोली सेल, एफएसएच एक्ट अपॉन। और ये दोनों के दोनों कहां प्रेजेंट होता है? बेसिकली मेल्स के अंदर। देखो, फीमेल्स के अंदर उन्होंने यहां तक तो बात जो बोली है फीमेल्स के अंदर ये करेक्ट है काफी हद तक। लीडिंग सेल्स की बात करें मेल्स के अंदर तो ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। रीजन की बात करें, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट एस्ट्रोजन इन द फीमेल्स व्हाइल द इंटरस्टिशियल सेल्स सिक्रीट द एंड्रोजन्स इन द मेल ह्यूमन बीइंग। एंड्रोजन्स की बात करी गई है, यहां पर डायरेक्ट उस हार्मोन्स का नाम नहीं लिखा गया। एंड्रोजन्स का मतलब होता है, अगर हम मेल्स में एंड्रोजन्स की बात करें तो मेल्स में एंड्रोजन्स हो जाते हैं बेसिकली आपके टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अगर मेल्स में एंड्रोजन्स की बात करें तो मेल्स में एंड्रोजन्स की एंड्रोजन्स तो मेल में एंड्रोजन्स हो जाएंगे आपके टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। अगर हम फीमेल्स में बात करें एंड्रोजन्स की तो वो हो जाएंगे आपके ईस्ट्रोजन और आपके प्रोजेस्टेरोन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो रीजन तो करेक्ट है बट असर्शन इज रॉन्ग। सो यही हो जाता है, ए इज द फॉल्ट बट आर इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 174, ये जो क्वेश्चन है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें आपने कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा था, कार्डियक एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था।
जब हम कार्डियक एक्टिविटी की बात करते हैं, जो नोडल टिश्यूज होते हैं, नोडल टिश्यूज से एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। उन नोडल टिश्यूज के पास ऑटो एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टीज होती है। बेसिकली वो प्रॉपर्टीज एक्शन पोटेंशियल कहलाती है। उस एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन कहां से होता है? एक सीक्वेंस वाइज होता है। अगर हम सीक्वेंस की वाइज अगर हम रिवाइज करें तो साइनोएट्रियल नोड से स्टार्टिंग होती है, फिर उसके बाद आपकी 3 तरीके की बेसिकली वेसल्स जो होती है वो ट्रैक जो ट्रांसफर करती हैं एक्शन पोटेंशियल को, वो निकलती है और वो वापस से जाकर के मिलती हैं आपकी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से वापस वो जाती हैं आपके बंडल ऑफ हिस पे। बंडल ऑफ हिस पे, बंडल ऑफ हिस के बाद वो आपकी बाइफरगेट हो जाती हैं और जाती हैं आपकी बंडल ब्रांचेस में। यहां पे बंडल ब्रांचेस होती हैं बेसिकली, बंडल ब्रांचेस, और बंडल ब्रांचेस के बाद वो फाइनली पुरकिंजी फाइबर्स में स्प्रेड आउट हो जाती है। यहां से पुरकिंजी फाइबर्स वेंट्रिकल्स की तरफ स्प्रेड आउट होते हैं। दीज आर नोन एज अ पुरकिंजी फाइबर्स। पुरकिंजी फाइबर्स। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं 2 मिनट के लिए कैमरा ऑफ कर दे रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे से दिख पाए। सो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि किस तरीके से ऐसे नोड से, ऐसे नोड हो गया एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड हो गया, बंडल ऑफ हिस हो गया, फिर बंडल ब्रांचेस हो गए, बंडल ब्रांचेस के बाद फाइनली पुरकिंजी फाइबर्स। तो ये जो सीक्वेंस है ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं और ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है एक्चुअल में ऑप्शन। सो ऐसे नोड हो जाएगा सबसे फर्स्ट, ऐसे नोड ई सबसे पहले जहां है वही आंसर है। ई कहां पे है? फर्स्ट और फोर्थ में ई सबसे पहले। ई के बाद सी आएगा या फिर ए आएगा, इसको देख लेते हैं। सी पे क्या है आपका? एवी नोड, फिर है एवी बंडल, एट्रियोवेंट्रिकल नोड, तो सी सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 182 की। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली रिलेटेड है आपका नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन से। जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे थे अपने लास्ट चैप्टर के अंदर, हमने ऑनलाइन भी डिस्कस करा था नेफ्रॉन के बारे में। तो उस चैप्टर में आपको जो क्या ध्यान रखना है कि नेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, जैसे डीसीटी की बात करें, पीसीटी की बात करें, लूप ऑफ हेनले की बात करें और आपके कलेक्टिंग डक्ट की बात करें, तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन ऑफ अ नेफ्रॉन वो बेसिकली फैसिलिटेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स का फिल्ट्रेशन को। तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जब हम स्टेटमेंट फर्स्ट को पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है? इन द नेफ्रॉन the descending limb of a loop of Henle is impermeable to a water and the permeable to a electrolytes। तो ये बेसिकली टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब की जगह अगर यहां पर असेंडिंग लूप होता, असेंडिंग लिम्ब होता, तो यहां पर ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता। तो यहां पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड क्या कहता है? द पीसीटी इज लाइंड बाय द सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। बिल्कुल गलत। कॉलमनर की जगह क्या आएगा? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं रीअब्जॉर्प्शन के लिए पीसीटी के अंदर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 184, वापस से मैच द फॉलोइंग। आपको जो आता है आप उसको सबसे पहले देखिए। जैसे हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करें, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, कैपेसिटी हमेशा वॉल्यूम से मिलकर के बनी होती है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहां पर टाइडल वॉल्यूम आएगा एक, तो ये आपका टाइडल वॉल्यूम, और आएगा आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ईआरवी, मतलब टीवी प्लस ईआरवी, ठीक है। अगर इसी की तरह आपका ए का हो गया सेकंड, ए का सेकंड हो गया, ए का सेकंड देख लीजिए कहां पे है, ए का सेकंड यहां है, बाकी के दोनों ऑप्शन रॉन्ग है। तो यहां पर 1 और 3 में से ही कोई आंसर है। अब हम देख लेते हैं आपके डी को, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को। यहां पर क्या होगा? आईआरवी प्लस आपका टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, मतलब डी का हो गया थर्ड। डी का थर्ड देख लीजिए कहां पर है, डी का थर्ड दोनों के अंदर है। तो मतलब अभी भी यहां पर बी और सी फाइनली डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वाइटल कैपेसिटी की बात करते हैं। वाइटल कैपेसिटी के अंदर क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि यहां पर आपका टोटल टाइडल वॉल्यूम आएगा, प्लस आपका ईआरवी आ जाएगा, प्लस आपका आईआरवी। तो ये ऑप्शन चेक कर लीजिए कहां पे है, ये ऑप्शन देखा यहां फर्स्ट, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। जहां पे सी का फर्स्ट है वही ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। फटाफट से मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 178, 178 को देखते हैं। तो ये भी बेसिकली आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से रिलेटेड है, जिसमें हमने हीमोग्लोबिन को बहुत अच्छे से डिस्कस कराया कि हीमोग्लोबिन में हीम के साथ जब ऑक्सीजन अटैच होता है तो उसको कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। हमने एक ग्राफ भी डिस्कस करा था और आपको चैनल के ऊपर इससे रिलेटेड शॉर्ट्स भी मिलेगा, जिसमें हमने बोर्स मॉडल को, बोर्स इफेक्ट को डिस्कस कराया कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन है, जो पीएच है, वो अफेक्ट करता है। Which of the following factor are favorable for the formation of a oxyhemoglobin? Oxyhemoglobin in the alveoli. ऑक्सीहीमोग्लोबिन की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अटैच है।
उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अटैच होने के लिए कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन चाहिए? पहली बात, उसे हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 चाहिए। दूसरी बात उसे लेस H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, मतलब कि लेस प्रोटॉन कंसंट्रेशन, लेस पीएच चाहिए, सॉरी हायर लेस H मॉलिक्यूल चाहिए। लेसर H मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि पीएच काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। पीएच काफी ज्यादा हाई हो जाएगा मतलब अप्रोक्सीमेटली थोड़ा एल्कलाइन मीडियम हो जाएगा। एसिड कंडीशन के अंदर वो काफी कम बाइंड करता है आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 191, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कौन से होते हैं कि जब हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस करा था, तो अप्रोक्सीमेटली 15% पार्ट जो है वो मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। और आपका 85% ऑफ अ नेफ्रॉन कहां प्रेजेंट रहता है? आपके कॉर्टिकल रीजन में, जिसको आप नाम देते हो कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में। तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन आर लोकेटेड इन द कॉलम्स ऑफ बर्टनी, नहीं, रीनल कॉर्पस्कल of juxtamedullary nephron is lie in the outer portion of a renal medulla. outer portion of a renal medulla नहीं, बिल्कुल भी नहीं। loop of Henle of a juxtamedullary nephron runs deep into a medulla। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि केवल दो ही पार्ट आते हैं juxtamedullary nephron के अंदर जो मेडुला के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में भी दोनों पार्ट आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग, वो भी थिन पार्ट, ये बात ध्यान रखनी है, मोस्ट ऑफ द थिन पार्ट। दूसरा आता है आपका लूप, एक तो हो गया लूप ऑफ हेनले और दूसरा पार्ट हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट का, सीडी। मैं यहां पे सीडी लिख रहा हूं, कलेक्टिंग डक्ट आप लोग समझ जाना। ठीक है, तो आपको फिल्ट्रेशन की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। 193 क्वेश्चन नंबर, स्टेटमेंट फर्स्ट, द सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय द नर्व ट्रैक्ट नोन एज अ कॉर्पस कोलेसम। हाँ, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, कॉर्पस कोलेसम। कॉर्पस कोलेसम क्या होता है? ये बेसिकली ब्रेन है, ये पीछे की साइड से ब्रेन दिखा रखा है, यहां पे देख रहे हो आप कि दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, दिस इज नोन एज सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, ये एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है, तो बेसिकली ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहलाते हैं। इन दोनों के बीच में आपस में अटैच करने के लिए कुछ इस तरीके से एक ब्रिज होता है, जिसका नाम दिया जाता है इस तरीके से अटैच रहेगा। ये जो ब्रिज है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो महंगा ब्रिज है, दिस इज नोन एज अ कॉर्पस कोलेसम। इसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड की नर्व्स होती हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, ये आपको ऑप्शन में दिख भी रहा होगा, दिस रेड पोर्शन इज नोन एज अ कॉर्पस कोलेसम, कॉर्पस कोलेसम। स्टेटमेंट सेकंड, द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लिंगाटा, पॉन्स एंड सेरेब्रम। नहीं, जब ब्रेन स्टेम की बात करते हैं तो उसमें मेडुला ऑब्लिंगेटा की जगह यहां पर आएगा बेसिकली आपका मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन ब्रेन स्टेम का एक पार्ट होता है मिड ब्रेन, तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो ये जो क्वेश्चन है, ये बेसिकली वापस से आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जो लास्ट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी। जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की बात करते हैं, जीएनआरएच, ये बेसिकली हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, रिलीजिंग हार्मोन है तो रिलीज ही होगा। उसके बाद ये पिट्यूटरी पे जाता है, पिट्यूटरी में जाने के बाद ये दो तरीके के ग्रोथ हार्मोन, दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज करता है, एक होता है एलएच, एक होता है एफएसएच, दूसरा आएगा यहाँ पे एफएसएच। ठीक है, एलएच जो होगा वो लेडिक सेल्स पे बेसिकली एक्ट करेगा जाकर के, लेडिक सेल्स पे। अगर ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्पर्मेटोजेनेसिस दे रखा है ना, तो इसलिए दैट्स व्हाई इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये लेडिक सेल्स पे जाकर के एक्ट करेगा, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल्स, इन्हीं का ही। और वापस से एंड्रोजन्स रिलीज करेगा। एंड्रोजन्स का मतलब क्या है कि कौन सा एंड्रोजन? ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा। एफएसएच जो है ये जाकर के एक्ट करेगा आपका सर्टोली सेल्स पे। सर्टोली सेल्स जो होंगी वो फैक्टर डिफरेंट फैक्टर्स पे अटैक एक्टिवेट करेंगी, फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे और फाइनली आपका स्पर्मेटोजेनेसिस को ट्रिगर करवाएंगे, स्पर्मियोजेनेसिस बेसिकली। ए तो हो गया, बी हो गया आपका लेडिक सेल्स, बी हो गया आपका लेडिक सेल्स, और सी हो गया आपका सर्टोली सेल्स, ए हो गया आपका एफएसएच। सो दिस इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 198 क्वेश्चन नंबर, आई थिंक दिस इज द लास्ट, यस दिस इज द लास्ट। तो 198 क्वेश्चन नंबर ये आपका बेसिकली ईसीजी से रिलेटेड है। ईसीजी, इसके बारे में भी मैंने बहुत बड़ी वीडियो बनाई थी। ईसीजी आप किस तरीके से रीड कर सकते हो, आप किस तरीके से देख सकते हो, आपको रीड कैसे करना है। ईसीजी का कोई भी ग्राफ हो, आप डिफरेंट जो फॉर्म्स होती हैं, वेव्स होती हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, जो बॉक्सेस होते हैं उस ईसीजी ग्राफ के अंदर वो क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया। ईसीजी की वीडियो को आप जाकर के देखिए, मैं अटैच कर दूंगा लिंक जो है।
देखो पी वेव्स जो होती है वो डीपोलराइजेशन किसका, एट्रिया का, एट्रियल डीपोलराइजेशन का है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो बेसिकली पी का, ए का हो गया आपका थर्ड, ए का थर्ड कहां पे है, वही आंसर है, आपको ध्यान रखना है। ए का थर्ड देखिए, ए का थर्ड, दिस इज द ए थर्ड। ए थर्ड की बात करें, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये बहुत ही आसान तरीका है आपके डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मैच द फॉलोइंग को सॉल्व करने का, कि आपको जो आता है आप सबसे पहले उसे देखिए और उसे फाइनली आंसर में मैच करके देखिए, अगर वो मैच हो रहा है तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। हम सेकंड भी देख सकते हैं यहां पर, अगर हम बात करें, जब हम टी वेव्स की बात करें तो टी वेव सबसे लास्ट में होती है, तो ये क्या करती है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का है, सी का फोर्थ हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा, यहां पे देख लीजिए सी का फोर्थ, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा कि 2024 के नीट के पेपर के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2023 के पेपर की बात करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद द बायोनेक्टर्स एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।